राधा काकी ने रमैया चाची को कैसा सबक सिखाया? मंगलू हरिया पंडित से क्या पूछने आया? पाखी ने रोजी को माताजी से क्यों छुपाया? उपन्यास का यह भाग इन सब प्रश्नों के उत्तर लाया। कैन आई होल्ड योर हैंड? एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। कोई ठीक कर रहा है लॉन की क्यारी, तो कोई भोजन की तैयारी। किसी के हाथ में है झाड़ी, तो किसी ने सब्जियां है सुधारी। बच्चों के साथ चॉकलेट खा रहा है फरारी। अरे अरे सुनिए तो, उपन्यास अभी है जारी। और नहीं बताएंगे, नहीं तो आप पिछले भाग के बारे में सब जान जाएंगे। इसलिए मेरे इस भाग को सुनाने की है बारी। सुनिए भाग 138 कोमल अग्रवाल के साथ। अभी रमेश जी जड़ी बूटियों के अर्क के विषय में व्याख्यान दे ही रहे थे कि तभी दो महिलाओं ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। ये लीजिए, हम भी आ गए आपका अर्क पीने। सब उन्हें देखकर खुश हो गए। बाबूजी ने हाथ जोड़कर दोनों को सम्मान सहित नमस्कार किया। सूरज सभी से उनका परिचय करवाने लगा। इनसे मिलिए, ये हमारी दो मम्मियां हैं। वाह भाई, आप तो बड़े भाग्यवान हैं। रमेश जी प्रभात की माताजी का परिचय जानकर बहुत प्रभावित हुए। यशोदा जी ने पाखी की देखा देखी दोनों के चरण स्पर्श किए तो वे गदगद हो गईं और उन्हें आशीर्वाद देने लगी। एमिली आंटी अपने विदेशी अंदाज में, तो माताजी अपनी पारंपरिक शैली में। भाई, इंसानियत इसी को कहते हैं, न जाति का भेदभाव, न ऊंच नीच का अंतर। सब इस तरह मिलजुल कर रहे तो ये संसार कितना शांतिपूर्ण होगा। रमेश जी फिर व्याख्यान देने लगे। आपके विचार जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। माताजी ने रमेश जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। अम्मा भी तब तक काम निपटाकर आ गई थी। सबका भोजन करने का समय हो चला था। अब सब डाइनिंग टेबल को घेर कर बैठे हुए थे। मैं जरा इन बच्चों को घुमा फिरा कर ले आता हूँ, सूरज ने कहा और जल्दी जल्दी सब बच्चों को इकट्ठा करके पोर्च की ओर बढ़ा। अरे सुनो तो, पाखी पुकारने लगी। पर बच्चे सब उछलते कूदते कार में घुस गए और फरारी राम हॉर्न बजाने लगा। अब इनका लंच कौन खाएगा? वह बोली और गलियारे की ओर मुड़ी। आपका ये देवर जो है भाभी जी। तभी प्रभात उसके सामने आ गया। अरे आप कब आए? वह मुस्कुराते हुए पूछने लगी। मैं तो माताजी और आंटी को ड्रॉप करने के लिए आया था और वापस लौट रहा था, लेकिन तभी सोचा कि आपके हाथ के स्वादिष्ट खाने का सौभाग्य हाथ से क्यों जाने दूं, इसलिए वापस चला आया। चलिए मैं परोसती हूँ, पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे लेकर सबके पास आई। ये प्रभात है, मेरा सुपुत्र। माताजी ने उसे देखते ही रमेश जी और यशोदा जी से उसका परिचय करवाया। प्रभात? हाँ, याद आया, रानी से सुना है आपके बारे में, यशोदा जी ने औपचारिकतावश कहा। पर प्रभात अपराध बोध में भर गया। एक बार पुनः रानी का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने सजीव हो उठा था। आइए ना, सूरज जी तो पता नहीं कहाँ चल दिए, आप ही हमें कंपनी दीजिए। रमेश जी ने उसे एक तरह से जबरदस्ती पकड़ अपनी बगल वाली कुर्सी पर बिठा दिया और सलाद की प्लेट बढ़ाई। लंच के दौरान काफी बातें हुई और मित्रता के सूत्र बंध गए। हरिया पंडित अपनी भारी तोंद के अनावश्यक बोझ तले कुर्सी पर बैठ नहीं पा रहे थे, सो उनका भोजन सोफे के सामने वाली मेज पर लगा दिया गया था। वह वहां अपनी समुचे देह पसारे चांदी की कटलरी में परोसे जा रहे एक एक भोज्य पदार्थ को अंतड़ियों तक ठेलते तृप्ति के आनंद लोक में विचरण कर रहे थे।
मंगलू को उनकी सेवा का दायित्व सौंपा गया था, सो वह उनकी जी हुजूरी करने में लगा हुआ था। राम भली करे, हमरे ब्याह का भी शुभ मुहूर्त निकाली दो महाराज। हाँ हाँ बेटा, कुंडली लाओ कुंडली। हरिया पंडित मूंग दाल के हलवे का स्वाद लेते हुए बोले, कुंडली तो ना ही है महाराज, राम भली करे हमार। मंगलू रोनी सूरत बनाता हुआ बोला, फिर तो राम ही भली करेंगे। हरिया पंडित ने अब तक 8-10 पूरियां डकार ली थी और अब मेवे वाला पुलाव खा रहे थे। कछु तो उपाय होगा ना महाराज। मंगलू ने आशा भरी दृष्टि पंडित जी पर डाली और बूंदी का रायता उनकी कटोरी में परोसने लगा। राम झूठ ना बुलवाए, हमार नाम हरिया पंडित है, हरिया पंडित। कुंडली बनाना चुटकी का काम है। उन्होंने मंगलू की सेवा से प्रसन्न होते हुए अपनी चुटिया झटकी। भोजन कर चुकने के बाद पंडित जी ने अपना पोथी पत्रा खोला। अब बताओ जजमान, नाम क्या है आपका? मंगलू। कहते हुए मंगलू ने पानदान से चांदी का वर्क चढ़ा पान निकालकर उनकी ओर बढ़ाया। पंडित जी और प्रसन्न हो गए। पान से काम नहीं चलेगा बेटा, दक्षिणा लाओ दक्षिणा। जब हमको झुमकी मिल जाएगी महाराज, तब आपको आपकी दक्षिणा भी मिल जाएगी, राम भली करे। उन्होंने पान लेते हुए अगला प्रश्न दागा। अच्छा ठीक है, कब आए धरती पर? कछु ठीक से याद नहीं महाराज, पर मंगलवार था। पान मुंह में दबाए हुए आगे पूछने लगी, बापू का नाम? शंकर लाल। माई का नाम? राधा देवी। होने वाले ससुरे का नाम? अब मंगलू सब पकाया। वो तो ना ही है महाराज। वह पान के बीड़े का स्वाद लेते हुए बोले, छुकरिया की अम्मा का नाम? वो भी नहीं है, राम भली करे। मंगलू मुंह उतार कर बोला, अच्छा अच्छा, छुकरिया का नाम? पंडित जी के इस प्रश्न पर मंगलू को तो गुदगुदी सी हुई। झुमकी। उसने खुश होकर कहा। पंडित जी ध्यान से पत्रा देख रहे थे। का हुआ महाराज, आपका मुंह इतना छोटा काहे होएगा वा? मंगलू ने उनका उतरा चेहरा देखकर कहा, बेटा तुम्हारे नाम में तो मंगल है, पर भाग में अमंगल ही अमंगल है। राम झूठ ना बुलवाए। पूका है महाराज। वो ऐसे बेटा, तुम्हारी कुंडली के 7वें घर के 8वें कक्ष में मंगल दलबल सहित कुंडली मारे विराजमान है। हरिया पंडित का इतना कहना था कि मंगलू को अपने चारों ओर दिन में भी तारे दिखाई देने लगे। उको और कोई घर नहीं मिला का महाराज, राम भली करे। वो और कोई घर खाली नहीं था ना,
जनसंख्या देखो कितनी बढ़ गई है। पंडित जी बोल पड़े, मंगलू का तो जैसे सब किया किराया चौपट ही हो गया। अब हमार झुमकी का होई महाराज? तुम्हारा ब्याह झुमकी से तो क्या किसी ठुमकी से भी नहीं हो सकता, और इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। राम झूठ ना बुलवाए। हरिया पंडित ने मुस्कुराते हुए ठिठोली की। मंगलू वही कालीन पर सिर पकड़कर बैठ गया। इधर ड्राइंग रूम में यह तर्क वितर्क चल रहा था, उधर रम्या चाची अपनी नकली मुस्कान बिखेरती कोई न कोई ऊल जलूल बात कह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगी थी। ये तो वही मैनेजर है ना जिसके साथ रिश्ता हुआ था अपनी रानी बिटिया का? रम्या चाची ने फुसफुसाते हुए अम्मा से पूछ ही लिया। अम्मा को भी सहमति देनी पड़ी। और जे तो होटल में काम करे है ना? उन्होंने फिर पूछा। जब अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया तो रम्या चाची भिनभिनाई, जड़ो साहू तड़ो चेलो। उन्होंने पहाड़ी में बोली मारी। पाखी का मुख मलिन पड़ गया। माताजी ने इस पूरे संवाद को सुन लिया, मगर वह जस की तस बनी रही। ये तो अच्छा था कि प्रभात और रमेश ही उनसे जरा दूर हटकर बैठे थे और अपनी चर्चा में व्यस्त थे। पाखी की कठोर मुखमुद्रा देखकर रम्या चाची एक बार की काम गई। यशोदा जी और माता जी सहित अम्मा ने भी सोमवार का उपवास किया था, इसलिए वे काके की जिद पर फलों का सेवन कर रही थी। शंकर काका को पाखी ने बाबूजी और बैजू काका के साथ बैठा दिया था और वे सब हंसी ठिठोली के कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। एमिली आंटी कोई जोक सुना रही थी और यह सुनकर यशोदा जी हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही थी। पाखी अपनी सरल लुभावन हंसी बिखेरती सबकी प्लेटों में कभी पूरी तो कभी पुलाव परसती जा रही थी। राधा काकी भी अन्य खाद्य सामग्री लिए सबके बीच उपस्थित हो कोई चीज छूट न जाए ये देखती जा रही थी। अभी वो अंगूर की मीठी तरी और लेने के लिए बाबूजी से मनुहार कर ही रही थी कि तभी रम्या चाची ने अपनी कुटिल बुद्धि का परिचय देते हुए अपने तर्कस से एक व्यंग्य बाण छोड़ा। अपनी असली समधन से कब मिलवाओगी प्रशांत की अम्मा? बाण ठीक सधे गए लक्ष्य पर जा लगा। काकी भी कम चतुर नहीं थी, सो झट बोली, समधन समधन तो तोहरे सामने ही खड़ी है। लागे है बिटिया तोहरी चचिया तो बखत से पहले ही बुढ़िया गई है। उनकी ऐसी हाजिर जवाबी पर सबके चेहरे खिल गए, पर रम्या चाची का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उन्होंने फिर अपने तरकश से एक एटम बम निकाला और प्रहार किया। हम तो असल समधन की बात पूछ रही थी प्रशांत की अम्मा। समधन तो समधन ही होता है, असल हो कि नकल। काकी ने भी एटम बम को निरस्त कर दिया। बुरा न मानी समधन, पर समधियाने में विचार कर बोलना भला। उनकी ऐसी फटकार सुन रम्या चाची तो जैसे कटकर ही रह गई और सिर नीचा कर खाने लगी। बैजू चाचा तो सीधे साधे थे, वे अपने में ही मग्न राजसी भोजन का स्वाद ले रहे थे। किसी से कुछ न कह पाने की विवशता ने चाची ने अपनी भड़ास चाचा पर ही निकाल दी। और कितना भकोसोगे लाली के बापू, हमरे पहाड़ में तो छोरी के घर पानी पीने का भी रिवाज नहीं। तो तू भी तो भकोसे जा रही है लाली की अम्मा। उन्होंने एक ही बार में चाची को चारों खाने चित्त कर दिया। सब उनकी इस मनोरंजक वार्ता पर हंस हंस कर बेहाल हो गए। अब चलो ना काकी माँ, हम मंदिर का काम देख लेते हैं। काकी बोली तो माताजी और एमिली आंटी ने भी मंदिर देखने की इच्छा प्रकट की। सुना है बड़ा प्राचीन मंदिर है, माताजी ने कहा।
यशोदा जी भी साथ बोली। रमेश जी कहाँ पीछे रहते, वो तो वैसे भी प्राचीन परिवेश की खोज करते ही रहते थे, सो वो भी इस टोली का हिस्सा बन गए। प्रभात भोजन कर होटल चला गया और शंकर काका बाबूजी और बैजू चाचा को लेकर ड्राइंग रूम में आए, जहाँ हरिया पंडित अपनी तोंद पर हाथ फिराते ऊँघ रहे थे। मीठे पान के बीड़े निकालकर काका ने समधियों को पेश किए। बाप रे प्रशांत की अम्मा, तेरी लाडो तो बड़े घर की हो गई है, कभी देखा भी था ऐसा ठाठ बाट। रम्या चाची पूरी कोठी में पसरा वैभव देखकर ईर्ष्या से भर उठी थी। मंदिर की लंबाई चौड़ाई देखकर तो वह बौरा ही गई। पाखी ने अम्मा को किनारे खींच लिया और बोली, इनको कह दो अम्मा मेरी गृहस्थी में दखल न दे। तुम्हारी जवाई कितना नाराज होकर गई हैं जानती हो। अम्मा अपनी विवशता पर क्षुब्ध थी, पर कहना भी जरूरी था। उन्होंने मौका देख रम्या चाची को धर लिया। जरा सलीके की बात किया कर लाली की अम्मा, ये लाडो का ससुराल है। कान पकड़े लाडो की अम्मा, जब मुंह खोला तो मालूम होता तो पग भी नहीं धरती थू। कहते हुए रम्या चाची ने बड़ा सा मुंह फुला लिया और सिर दर्द का बहाना कर अतिथि कक्ष की ओर चल दी। शिव मंदिर को धो पोंछ कर चमका दिया गया था और अब वहां अतिथियों के बैठने की व्यवस्था हो रही थी। शंकर काका और बाबूजी अपने निर्देशन में शिबू भैया और मंगलू से दरिया एवं कालीन बिछवा रहे थे। राधा काकी मंदिर के छोटे द्वार पर पाखी के हाथ से नया बंधनवार बंधवा रही थी और यशोदा जी, एमिली आंटी और माता जी के साथ मंदिर की चार दीवारी पर गढ़े नाग, नागिन, अप्सराओं और गंधर्वों की मूर्तियों को मुग्ध भाव से निहार रही थी। रमेश जी अपने आधुनिक कैमरे में मंदिर की वास्तुकला और प्राचीन मूर्तियों की तस्वीरें लेते हुए शंकर काका से मंदिर का इतिहास पूछने लगे। एक बार फिर काका अतीत की सुनहरी परतों को खोल सबको उनकी कहानियों से हैरान करते जा रहे थे। कहीं काका मंदिर का वो राज सबको बता न दे काकी माँ। पाखी घबराई, अरे नहीं बिटिया ऐसे नहीं करेंगे, तू फिक्र ना कर। राधा काकी ने उसे सांत्वना दी और हुआ भी वही। काका उस प्रसंग को साफ डकार गए, किसी को अंदेशा भी नहीं हुआ। पीछे की ओर जाने का मार्ग उन्होंने पहले ही अवरुद्ध करवा दिया था ताकि राज न खुले और किसी तरह की अड़चन न आए। पर रमेश जी सबसे अलग थलग खोजी दृष्टि फिराते कैमरा लटकाए वहां पहुंच ही गए, जहां एक संकरा मार्ग था। दो बड़ी स्तूपाकार मूर्तियां वहां मार्ग में रखी देख उन्हें हैरानी हुई। ये ऐसे मार्ग में क्यों रखी गई हैं? सोचते हुए वह मूर्तियों के बीच से छिद्र से झांकने लगे। अभी वो कुछ देखने का प्रयत्न कर ही रहे थे कि एक तेज करंट सा उनकी समूची देह में दौड़ गया। बिजली की फुर्ती से वह पलटी और उन्होंने खुद को एक तेज झटका दिया। एक झील सरसराता हुआ छिटक कर दूर जा गिरा। अंकल डर गए, अंकल डर गए का शोर मचाते हुए पंकज और गोलू उसी फरारी राम को पकड़ने के लिए दौड़े जिसे उन्होंने रमेश जी पर चढ़ा दिया था। उनकी ऐसे शैतानी देख रमेश जी लाल पीले होने लगे। ऊपर से गोलू ने उन्हें जीप चिढ़ा चिढ़ाकर और भी भड़का दिया। वो जिस काम के लिए आए थे उसे भूल भाल बच्चों को पकड़ने दौड़े, पर बच्चे उनसे ज्यादा फुर्तीले थे। कोठी और बाग में दौड़ लगाते वे रमेश जी को छकाने लगे। जा बिटिया, अब जा, तैयार हो जा, सब लोग आ जावेंगे तो उठना मुश्किल हो जाएगा। अरे हाँ, काला नीला कुछ ना पहरियो, लाल चटक साड़ी जचेगी, काकी ने निर्देश दिया। काकी ने सहमति दी और उठकर वहां से चल दी। अभी वह ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ मुड़ी ही थी कि किसी के आने का आभास हुआ।
वह देखने लगी। रोजी और लिली बतियाती हुई चली आ रही थी। उन्हें देखकर वह खुश हो गई। तभी उसकी दृष्टि उनके परिधानों पर गई। दोनों सीधे शायद होटल से आ रही थी। स्कर्ट, टॉप और ब्लेजर में आधुनिका बनी वे पाखी को देखकर दूर से ही मुस्कुराई। हाय भाभी, रोजी ने वहीं से पुकारा। देखो हम आ गया, आप फटाफट सब काम बताओ, लिली ने भी आते हुए कहा। वह बड़ी उत्साहित लग रही थी। तभी पाखी की दृष्टि बाग वाले द्वार की ओर गई, जहां से प्रभात की माताजी एमिली आंटी और यशोदा जी के साथ चली आ रही थी। ओह माय गॉड, प्रभात की मॉम, उसके मुंह से हठात निकला। पाखी बखला गई। इधर आओ दोनों, जल्दी। उसने रोजी का हाथ पकड़कर खींचा। रोजी को कुछ समझ में नहीं आया। What happened? अरे तुम भी आओ ना। पाखी ने जल्दी से लिली को भी खींचा और बोली, जल्दी से कहीं छुप जाओ। रोजी उसका आशय समझकर लिली को लेकर सीढ़ियों के नीचे वाली जगह पर जाकर दुबक गई। पाखी का दिल धक धक कर रहा था। कौन आया है? माताजी ने आते ही प्रश्न दागा। लिली था क्या? हमको ऐसा लगा, एमिली आंटी बोली। लिली? नहीं तो आंटी, पाखी हड़बड़ाती हुई बोली। मैंने भी किसी की आवाज सुनी थी, लिली जैसी ही थी, माताजी ने कहा। लिली आती तो यही होती ना आंटी? पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई, मैं फोन करती हूँ उसे। यस, हमारा लिली तो एकदम एंजल माफिक है, आएगा तो आप सब से मीट करवाएगा उसको, आंटी ने यशोदा जी से कहा। सब आगे की ओर बढ़ी तो पाखी ने राहत की सांस ली। आज तो बाल बाल बचे। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती हुई सीढ़ियों की तरफ आई। आप झूठ क्यों बोला मैडम? लिली ने तपाक से पूछा। अरे अरे, ये क्या? ये अपनी पाखी जी झूठ क्यों बोल रही है? और क्यों छुपाया है दोनों लड़कियों को? जानना चाहते हैं तो डालिए दिमाग पर जोर और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइए। वैसे हिंट तो हमने दिया ही है, तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। अगला भाग सुनने फिर से इसी चैनल पर आइए, क्योंकि ये है कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।